हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट एक प्रीलिम्स का पेपर लेकर आए हैं। अभी गाइस, आप सभी को पता चला होगा कि हिमाचल प्रदेश का सिविल सर्विसेज का पेपर था 30 जून 2024 में। तो गाइस, हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कैसा पेपर था, कितने आपके स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल की आ गई है तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग कौन कौन से आंसर्स हैं हम वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि गाइस, आने वाले डेज में उत्तराखंड का भी पीसीएस है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि किस किस एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम वैसे ही डील करके जाएं। तो गाइस, आज ना सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर ये सवाल पूछा गया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड वर्कर इज ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। देखो, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कौन होते हैं? वो वर्कर्स जो ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे मान लो किसी एक एग्रीकल्चर फील्ड पे ज़रूरत थी 3 वर्कर्स की, काम कर रहे हैं 6 वर्कर्स, तो जो 3 वो एक्स्ट्रा वर्कर हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितने ऐड ऑन होने से क्या उनकी कोई प्रोडक्टिविटी उस फील्ड की बढ़ी। तो जब ज़रूरत ही 3 लोगों की थी तो उसमें 3 लोग एक्स्ट्रा ही थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे, अल्टीमेटली उनका जो रेशो आएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का दैट इज ज़ीरो। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस, आपका ना, अगर आपने हिमाचल प्रदेश का देखा था बजट वाला पार्ट तो उससे ही क्वेश्चन पूछा गया है। कहा है कि व्हाट परसेंट एग्रीकल्चर एंड लीड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर द टोटल स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर होना था 13.70%। समझ रहे हो मेरी बात को? तो गाइज, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि बजट भी अगर आप उत्तराखंड के पेपर के लिए जा रहे हैं तो बजट को बहुत कंसंट्रेट करके जाना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमें बताएगा, हमें अगेन कुछ देखो, अल्टीमेटली फिर एक हिमाचल से ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा है? कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन हिमाचल प्रदेश इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कह रहे हैं आपको ना बताना है नंबर ऑफ फॉरेन जो टूरिस्ट थे वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में आए। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा वाले पहले कौन से आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे ज़्यादा से होते होते सबसे कम का क्रम में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था। इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि सबसे ज़्यादा 2023 में आए, यानी दिसंबर 2023 में आए। उसके पहले 2020 में आए थे, फिर 2021 में आए थे, फिर 2022 में आए थे। ठीक है, तो ये डेटा भी आपको तभी आएगा अगर आपने बजट और सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। पहले ही मैं आपको बता दूं कि सर्वे और बजट के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर बात कर रहा है कि फॉर द ईयर 2022-2023 आपको मैच करना है कि इंडस्ट्री जो सब सेक्टर हिमाचल प्रदेश के हैं उनके परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन देम। आपके सामने यहाँ पर इंडस्ट्री है, सब सेक्टर्स हैं और परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला भी अगर आपने बजट और सर्वे पढ़ा है तभी ये आप कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वर्कर्स का परसेंटेज क्या रहा, इसका जो आंसर होना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का दैट इज ए होना है। ठीक है, यानी कि माइनिंग एंड क्वेरिंग में बिल्कुल 2% वर्कर्स की है, मैन्युफैक्चरिंग में 41 है, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज़ के अंदर 7 है, कंस्ट्रक्शन में 50 है। ठीक है, तो लाइक दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो क्या कह रहा है। कह रहा 2023-24 में हमें मैच करना है टाइप ऑफ नेम ऑफ द बैंक्स और उनके टोटल ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हिमाचल प्रदेश में है उनकी कुल संख्या है 1170। प्राइवेट बैंक सेक्टर्स की संख्या है 267। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंकों की संख्या है 274 और हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर के जो बैंक हैं उनकी संख्या है 568। बड़ा ही आसान सा सवाल था, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो जब भी हिमाचल प्रदेश करते हो तो ये उसका पार्ट है सिलेबस का, तो पढ़ा होगा तो बड़े आराम से आप इसे सॉल्व कर लोगे। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वेरी इजी। गिर नेशनल पार्क के बारे में पूछा है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। गिर नेशनल पार्क ये 1974
1905 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखो गिर नेशनल पार्क के बारे में आपको कुछ जानकारी भी मैं दे दूं कि कहाँ स्थित है ये। तो गुजरात में स्थित है, आपको पता ही है ना, गिर नेशनल पार्क। और ये आप समझ लो गिर नेशनल पार्क को, अगर आप इसमें सफारी ये सब भी करने के लिए बच्चे अक्सर जाते हैं। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना जो आपका गुजरात का, वहाँ पर ये स्थित है। और याद रखो गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाटिक लायंस के लिए नेचुरल हैबिटेट है। किसके लिए? एशियाटिक लायंस के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, एशियाटिक लायंस के लिए। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क में ड्राई डेसिडुअस सीजन होता है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर। गिर को ऑफनली हम बोलते हैं यहाँ पे रेप्टाइल, मैमल, बर्ड, फ्लोरा और फ्लोना बहुत अच्छा मिलता है। रिलीजियस पेस्टोरल कम्युनिटीज गिर क्योंकि यहाँ रहती है तो इसलिए गिर नाम से पड़ा। ठीक है, तो ये आपको कुछ जानकारी ज़रूर ज़रूर होनी ही चाहिए इसके बारे में, इसीलिए मैंने आपको दी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है जापान में जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन का नाम जापान में क्या लिया जाता है? तो इसको क्या लिया जाता है? टाइफून बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट बोली है कि जो डायरेक्टरेट है फॉरेस्ट एजुकेशन का वो अगरतला में स्थित है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका जबलपुर में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला गलत है, सेकंड इसका करेक्ट है। यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपकी, बिल्कुल इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 आपकी करेक्ट है। अब आप मुझे बताओ कि डायरेक्टरेट वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन को ना गाइस आप छोड़ो नहीं। जब भी आप ये पूरा सॉल्व करो तो इसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। तो आपको मुझे बताना है कि डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन का जो है वो कहाँ पर स्थित है ये। तो ध्यान रखना ये डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर, जो देहरादून है ना वहाँ पर है ये डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन वाला पार्ट। ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट तो मैंने जैसा आपको कहा कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है जबलपुर में। तो यानी कि कौन से इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर स्थित हैं इसका भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो टीक है वो डोमिनेंट स्पीशीज है वास्ट सलाइन रीजन ऑफ इंडिया में। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो बबुल वेजिटेशन है परटेन्स टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। बबुल वेजिटेशन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में वहाँ पर ये मिलता है। नाइन्थ क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब आप मुझे सोचो कि जो टीक होता है वो कहाँ मिलता है? टीक, टीक जो होता है वो कहाँ मिलता है? जो टीक एक फॉरेस्ट होता है, एक तरह से आपको समझो प्लांट होता है, ट्रॉपिकल हार्डवुड होता है ये बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर जो ट्री की स्पीशीज वगैरह होती हैं वो कैसी कैसी प्राप्त होती हैं? और देखो ज़्यादातर जो टीक फॉरेस्ट है वो आपको पता है मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और जो बहुत ज़्यादा टिम्बर के लिए बहुत मशहूर है टीक जो है ना, टीक फॉरेस्ट जो होता है वो टिम्बर के लिए मशहूर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसी जगहों पे मिलता है। समझ रहे हो आप? टीक की में ऐसा होता है। अब टीक जो फॉरेस्ट है इसमें डोमिनेंट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी होती हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो इसमें आप समझ लो टीक ट्री, ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, मानसून जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये आपको कहीं मिल जाएगा। स्पीशी में बात करो तो बैम्बो, साल, शीशम, सैंडलवुड ये सब यहाँ मिलता है। तो ये कहाँ सलाइन स्पीशी, यहाँ तो सलाइन रीजन में तो होता ही नहीं है। अब अगर हम चलते हैं बबूल के ऊपर, बबूल ट्री के ऊपर अगर हम चलते हैं तो बबूल के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये जो है ना ये मोस्ट कॉमनली आपका गम अरेबिक ट्री होता है। आप जानती हो अगर बबूल के बारे में, ज़्यादातर जो बबूल वेजिटेशन है वो आपको मिलेगा थॉर्नी फॉरेस्ट में, नॉट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में। कहाँ मिलेगा? थॉर्नी फॉरेस्ट में, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी लो होती है, वहाँ पर आपको बबुल वाली वेजिटेशन मिलेगी। यानी कि एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स में ऐसा देखने को मिलता है कि बबूल का वेजिटेशन वहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको नेशनल पार्क्स का अरेंजमेंट करना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
तो आपके सामने जो आंसर होगा वो सेकंड होगा, यानी कि खानगेर घाटी नेशनल पार्क है पहले, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फिर आपका रोहला नेशनल पार्क है, फिर आपका वाल्वाडोर नेशनल पार्क है। और देखो गाइज, अगर आपको लोकेशन नहीं पता होगी, जैसे देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क का तो आप सभी जानते हो क्योंकि भाई वो है ही उत्तराखंड में, लेकिन बच्चे हर बारी क्या भूल जाते हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है स्थित, ये छत्तीसगढ़ की तरफ बस्तर रीजन में स्थित है। तो कहाँ है ये, छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसको CG बना लो बल्कि आप। फिर आपके सामने आया रोहला नेशनल पार्क। रोहला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आपके हिमाचल प्रदेश का ही स्थित है रोहला नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको सारा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वल्वाडोर नेशनल पार्क। तो वल्वाडोर जो नेशनल पार्क है वो आपको मिलेगा भावनगर में। भावनगर दैट इज गुजरात में स्थित है। ब्लैक बक के लिए इसके न्यूज़ में रिसेंटली अभी था भी, तो गुजरात रीजन में है। तो अगर ये आपको ठीक से पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे इसको, है ना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। 11th में कह रहे हैं कि आपको ना फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है उनको नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर 1 2 3 4 होगा कि बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ ही ये अरेंज थे। और बड़ा आसान सा सवाल था अगर आपको पता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सारे के सारे। अब देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो तो इन इंस्टीट्यूशंस का देख रहे हो आप, कितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस आपसे पूछे गए हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी। जैसे देखो, आपसे पूछा हुआ है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज वाला। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल वाला कहाँ पर है। तो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो आपका है वो हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, एक फिर आपको पता चलेगा फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है। तो फिश जो जेनेटिक रिसोर्स है गाइस, ये आपको मिलेगा, ये भी न्यू दिल्ली में है मेरे, ना ना ना, प्लांट जेनेटिक फिश रिसोर्सेज इज इन दिल्ली। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज आपको मिलेगा लखनऊ के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश का पार्ट है ये। ठीक है, फिर ये कह रहा है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल वाला आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल का जो है सेंटर है, इंसेक्ट वाला ना, इंसेक्ट रिसोर्सेज, ये आपको मिलेगा कर्नाटका के अंदर है, ये बेंगलुरु में है, यानी कि तो उसी हिसाब से आपको पता चल गया नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन नंबर 12 में गाइस, अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या था। देखो, इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना था। पहला ऑप्शन दे रखा था कि ट्रेवनकोर एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पर्टेन इन राजस्थान। सेकंड स्टेटमेंट इज कॉनकन एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन महाराष्ट्र एंड गोवा। थर्ड स्टेटमेंट इज नेशनल herbarium of cultivated plants is at New Delhi. Triveni Agro Biodiversity Hotspot pertains to Assam। ये चारों ऑप्शन दे रखे थे, आपको करेक्ट सिलेक्ट करना था। इसका 2 और 3 बिल्कुल ठीक था, यानी कि जो कॉनकन वाला जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, एक वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, और एक आपका ये वाला ठीक था कि नेशनल जो हर्बेरियम कल्टीवेटेड प्लांट है वो न्यू दिल्ली में है। अब आपको पता ये होना चाहिए कि जो ट्रेवनकोर वाला पार्ट आया, आपको जो ट्रेवनकोर एग्रो बायोडाइवर्सिटी है का जो पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला हॉटस्पॉट कहाँ पर है। ठीक है, तो जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह के बारे में भी जानकारी, लोकेशंस आपको एक्चुअली पता होनी चाहिए। तो देखो, वेस्टर्न हिमालयस, लद्दाख, ये सारे आपको इस जगह पर मिलते हैं। एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको यहाँ यहाँ जाकर देखने को मिलते हैं। तो इसका आपका जो ट्रेवनकोर वाला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये सिचुएटेड आपके साउथ डायरेक्शंस में होएगा। ठीक है, तो वो ध्यान में हमें रखना है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपका है त्रिवेणी वाला जो करके है, एक है ना आपका त्रिवेणी एग्रो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट। तो डैट वी शुड नो कि ये कहाँ पर है, क्योंकि ये भी हमारा गलत ट्रिगर किया गया है। तो ये जो आपका है दैट इज़ इन श्रीनगर। आपके एग्रो बायोडाइवर्सिटी वाला जो पार्ट है, एक सुंदरलन भी है, वो आपका इक्वेटोरियल आइलैंड्स की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे अभी याद रखना, इसका क्वेश्चन नंबर में जो 12th है इसका आंसर हमारा सेकंड एंड थर्ड है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर आपका 13th वाला पार्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th हमें क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, पहला है मंकी वैली लाइज इन चंबा।
नेक्स्ट इज आपका हिमाचल बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि आडा दून वैली लाइज इन कांगड़ा, द ग्रेट हिमालयस रेफर्ड एज अल्पाइन जोन इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज चूड़ाधर पर्टेन्स टू झंस्कर रेंज इन हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो बी है, कि फर्स्ट बिल्कुल ठीक है कि जो मंकी वैली है वो चंबा में लाई करती है। थर्ड भी इसकी स्टेटमेंट ठीक है कि जो ग्रेट हिमालयाज है उसको अल्पाइन जोन हिमाचल प्रदेश का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। 14th में आपको रामसागर साइड, रामसर साइड दी हुई है और आपको नेम ऑफ द स्टेट बताना। ठीक है, आसान था अगर आपको रामसर साइट्स के बारे में पता है तो 14th का जो आंसर होगा दैट इज सी वाला पार्ट। यानी कि इसमें अगर आप देखो तो रुद्र सागर जो लेक है वो आपका त्रिपुरा की तरफ है। ठीक है, और जो आपका हरेक लेक है वो आपका पंजाब की तरफ है। द्वीपर भील वाला जो है वो आपका असम है। वेम्बनाथ जो है वो केरला की तरफ है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं, जिसमें आपको वाटरफॉल और डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पता होने चाहिए। अगेन ये जो क्वेश्चन है वो हिमाचल की तरफ से ही आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर ए होगा, यानी कि जो रहला है वो आपका कुल्लू की तरफ पड़ता है, जो बगसू है वो आपका पड़ता है कांगड़ा की तरफ, जो बद्री है वो सोलन में है, चांदविक जो है वो आपका शिमला की तरफ पड़ता है। तो अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमें ना क्लाइमेटिक जोन हिमाचल प्रदेश के बताने हैं कि क्या है अकॉर्डिंग टू रेनफॉल अमाउंट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो जो 16th का आंसर बेसिकली गाइज होगा वो होगा आपका बी वाला पार्ट। यानी कि इसमें क्या बताना है, रेनफॉल बतानी है कि सबसे कम से कब से ज़्यादा वाले पार्ट में कहाँ होती है। तो फ्रिजिड में सबसे कम होती है, एरिडिक जोन है। फिर सब ह्यूमिड वाले पार्ट में कम होती है। फिर उसके बाद आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी वेट टेम्परेट जोन में रेनफॉल का पार्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन सा पार्ट नहीं है। तो अगेन इजी है, स्कोरिंग नहीं होता, बाकी इंजेशन इजेशन एसिमिलेशन सारे ही सारे आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड पार्ट ही है। मूव टू दी, देखो साइंस भी आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोसेस बाय विच द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। साइंस का एक और क्वेश्चन देखो आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18th का आंसर आपको देखने को मिलेगा दैट इज बी, यानी कि रेडिएशन। जो हमें हीट सन की तरफ से जो मिल रही है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 19। अगेन ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि जो अपर जॉ है वो इमूवेबल जॉइंट होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है जो कार्टिलेजेस होती हैं वो हमारे बोन से भी ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 20th में आपके सामने दो स्टेटमेंट थी, ये भी आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगेन साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा जो रस्टिंग हो जाती है, जो जंग लग जाता है, क्या वो एक केमिकल चेंज है। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है जो प्रोसेस है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20th का दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बोला हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग गैसेस अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ साउंड इन देम फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, जो साउंड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो कैसे कैसे सबसे लोवेस्ट टू हाईएस्ट आपको बताना है। सबसे कम किस में होता है, फिर सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो 21st का जो आंसर होगा दैट इज बी। ठीक है, 21st का जो आंसर है वो आपका बी है, यानी कि सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे कम होता है साउंड, और उसके बाद आपका ऑक्सीजन में, फिर हीलियम में सबसे ज़्यादा साउंड आपको मिलेगा हाइड्रोजन के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला पार्ट कह रहा है जो इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का उसको ओवरी कहते हैं। लीफ यूजुअली लैमिना होती हैं। रूट्स पानी को, वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम सॉइल। पेटल्स फ्लावर का पार्ट नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। 20 सेकेंड का सिर्फ 2 और 3 ही ठीक है ना, पेटल क्योंकि पार्ट होता ही है और इनर मोस्ट पार्ट वाला पार्ट भी गलत है। तो ये आपका आंसर होगा एज पर ऑफिशियल की।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, जिसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट आंसर के बारे में बताना है। तो 23 का जो आंसर है इसमें, वो आपका करेक्ट वाला जो पार्ट है दैट इज सी, यानी कि 1 और 4 बिल्कुल ठीक है कि इंसुलिन डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, और जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो आपके बॉडी की ग्रोथ के मेटाबॉलिज्म को ध्यान में रखता है। आयोडीन वाला कॉन्सेप्ट गलत है, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, हम जानते ही हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 24th क्वेश्चन। अगेन देखो साइंस का ही क्वेश्चन आया हुआ है, यानी साइंस कितनी भर भर के आती है। आपको एसिड और आपको बताना है ये किस में पाया जाता है, जो कि हर बार ये क्वेश्चन आता ही है। 24th का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी लैक्टिक एसिड वो आपका कर्ड में मिलता है, ऑक्सैलिक स्पिनच में मिलता है, टार्टरिक आपको ग्रेप्स में मिलता है, फॉर्मिक एसिड आपको एंड्स के स्टिंग में देखने को मिलता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपको 2 लिस्ट दी हुई हैं, साइंटिस्ट के नाम दिए हुए और पूछा है कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते थे, करेक्ट आपको बताना है। 25 का आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी जो गैलीलियो है वो इटली से बिलोंग करते हैं, हर्ष जो है वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, रॉबिन वॉरेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, एडवर्ड जिनर जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो आंसर इज ए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इंडिया की कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। 2024 की रिपोर्ट यानी कि करंट अफेयर का पार्ट है, अगर आपको पता होगा तभी जब आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो 26 का आंसर आना था बेगूसराय। ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27 में EIU जो डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालता है, उसमें इंडिया की पोजीशन 2023 के लिए पूछी हुई है। किसके लिए पूछी हुई है? 2023 के लिए पूछी हुई है। तो 27 का आंसर होगा 41st। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। Who has been selected for the Bob Jones Award, the highest honor of the US Golf Association? 28 का आंसर होगा टाइगर वुड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ, जिसमें कि आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है। अगेन देखो क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम योर ज्योग्राफी पार्ट। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? शिनकुनला टनल का जो एल्टीट्यूड है वो 15,855 फीट है। स्टेटमेंट 2 है कि जो अटल टनल का लेंथ है वो अबाउट 6.02 किलोमीटर है। तो आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। 29 का जो आंसर है दैट इज सी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो अटल टनल पेपर में करंट अफेयर्स का भी रहा था, तो अगर आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम आते हैं, जिसमें कि आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें बोला है कि राम मंदिर इज डिजाइन्ड इन मरूज गुरजारा सब स्टाइल। राम मंदिर इज डिजाइन्ड बाय द सोमपुरा फैमिली ऑफ अहमदाबाद। आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स में से बताना है। देखो 30th का जो आंसर है वो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है अभी राम मंदिर है ना, रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ। तो ध्यान रखना, राम मंदिर डिजाइन इन मारू गुरजारा सब स्टाइल में डिजाइन किसने किया है? सोमपुरा फैमिली जो अहमदाबाद की थी। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 31। स्टेटमेंट 1 कह रही है बाबल मंडेब स्ट्रेट जो है ऑफ द टिप ऑफ यमन इन द मैरीटाइम चोक पॉइंट इन द रेड सी क्राइसिस। सेकेंड जो स्टेटमेंट है बाबल मंडेब स्ट्रेट फॉर्म्स अ वेस्टर्न एंट्रेंस टू द रेड सी। तो 31st का जो आंसर है दैट इज सी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32 पे हम चलते हैं। 32 का आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर पूछा हुआ है कि इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जो कि 1000 रन्स कंप्लीट कर चुका है फ्रॉम यंगेस्ट इन एज टू एल्डेस्ट इन एज। ठीक है। तो यंगेस्ट से एल्डेस्ट एज में जाना है जिसने 1000 रन्स का स्कोर कंप्लीट करा हो, इंडियन क्रिकेटर। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। 32 का जो आंसर है वो है बी, यानी सबसे यंगेस्ट सचिन तेंदुलकर है, फिर कपिल देव है, फिर आपके रवि शास्त्री हैं, फिर आपके यशस्वी जायसवाल हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर बोला है आपको अरेंज करने हैं नेशनल डेज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो 33 का जो आंसर है वो सी है, यानी सबसे पहले नेशनल यूथ डे होता है। वो कब होता है? 12 जनवरी। हम सभी जानते हैं उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे आता है, तो उस दिन हम बनाते हैं।
28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। सीवी रमन जी को आप जानते ही हैं, उन्हीं के उस पे उपलक्ष्य पे बनता है। फिर कह रहा है फोर्थ नेशनल कंजर्वेशन डे। उससे पहले आपको ध्यान में बता दूं, नेशनल मैथमेटिक्स डे दिसंबर 22 को मनाया जाता है। ठीक है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो किस लिए बनाया जाता है? कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए। ये दोनों दिसंबर में ही आते हैं। दिसंबर 14 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। ग्लोबल समिट 2024 के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सही ऑप्शंस का चुनाव करना है। 34th का जो आंसर है दैट इज योर ए ऑप्शन, यानी कि WTO। और उसके बाद आपका सेकंड आता है G7, देन योर UN कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर G20। ऐसे इनकी समिट जो 2024 में होनी है वो इसी हिसाब से होनी है, इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज देयर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन टू यू। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 35th का जो आंसर होएगा, एज इन फ्रंट ऑफ यू यू गॉट 35th का करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है इन सभी स्टेटमेंट्स में से, दैट इज C। 2 and 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो रीसा है ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है असम की। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर डेफिनेटली पटना में है। अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस कोलकाता में हुई है इनॉग्रेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें एक्सपो सेट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कर लोगे। 36 का जो आंसर पेपर में आना था वो 1 and 4 सही है। एक्सपो सेट विल अनरेबल द मिस्ट्रीज ऑफ ब्लैक होल, बिल्कुल सही बात है। इसकी कॉस्ट लाइफ स्पैन गलत दिया हुआ है। श्रीहरिकोटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 37 पे हम चलते हैं, जिसमें की स्टेटमेंट दी हुई है आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिलेटेड। 37th का जो आंसर है वो 1 and 2 बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडियन सोलर अलायंस वाज यूएसए आइडिया इज रॉन्ग। क्वाड वाज इन नो। क्वाड हैज ब्रॉट टुगेदर इंडिया एंड रशिया, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि क्वाड इसका पार्टी नहीं है रशिया का। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है और हमें करेक्ट आंसर बताना है। 38 का जो आंसर है दैट इज C कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे हरि बालाकृष्णन, उनको 2023 में मार्कोनी प्राइज दिया गया है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में जो वाइडेस्ट गैप है वेस्टर्न घाट्स का, पलक्कड़ में केरला में है, वो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पेलोड दिया हुआ है, डेट ऑफ लॉन्च दिया हुआ है। तो 39 का जो सही आंसर है वो ए है। कि सबसे पहले जो आपका बात की गई थी, जो कार्टोसेट 3 है, ये आपका 27 नवंबर 2019 में किया गया था। आदित्य L1 सितंबर 2 2023 में किया गया है। एक्सपो सेट जो था वो जनवरी 1 2024 में था। रीसेट 2B जो था वो मई 22 2019 में हुआ है लॉन्च। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें कि कुछ समिट्स हैं और उसकी लोकेशन पूछी है। 40th का आंसर होगा डी, आसियान लाओस में आएगा। COP29 बाकू में हुआ। ब्रिक्स की समिट जो हेल्ड हुई कजान में होनी है। नाटो का तो आपको पता है वॉशिंगटन, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपसे पूछा जा रहा है 41st क्वेश्चन के बारे में कि क्या बोला जा रहा है, ये किसी पर्टिकुलर जो हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो भी दी गई है ना, हमारे जितने भी पुराने लोग रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलता है क्वेश्चन। कहता है हु रोट इट, इफ द प्रोड्यूसर्स आर क्रिपल, द फार्मर्स आर बर्डन विद टैक्सेस एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज सेट टू द आउट ऑफ कंट्री, देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विल बिकम परमानेंटली पुअर एंड विल हैव टू फेस फेमाइन अगेन एंड अगेन। ये स्टेटमेंट RC दत्त जी ने दी थी। रमेश चंद्र दत्त जी ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर प्रोड्यूसर सारा ही सारा फार्मर्स को बर्डन करके सारे टैक्सेस वगैरह रेवेन्यू सारा इकट्ठा कर लेगा तो वो कंट्री को परमानेंटली पुअर होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। फिर RC दत्त की ये स्टेटमेंट थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दांद्रा मूवमेंट, यानी HP का यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है HP स्पेशल से कि जो दांद्रा मूवमेंट है विच टुक प्लेस अगेंस्ट अ न्यू लैंड सेटलमेंट इन बिलासपुर इन 1930, तो पीपल ऑफ विच परगना फर्स्ट स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द लैंड सेटलमेंट। तो यहाँ पर जो 42 का आंसर है वो पहला था बहादुरपुर। तो याद रखना बहादुरपुर जो परगना था वहीं से उन्होंने लैंड सेटलमेंट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 43rd, इसमें पूछ रहा है कि बालसन ठकुरिया
किस चीज के फाउंडर है? तो 43rd का आंसर है अलख सिंह। अलख सिंह जो है वो फाउंडर है बालसन थकोरिया के। 44th क्वेश्चन में आपको आ जाएगा बुक्स के बारे में पूछा है, ऑथर के बारे में पूछा है। तो 44th में कह रहा है स्टेटमेंट 1, जो ऑथर ऑफ द बुक है पाकिस्तान एज अ पार्टीशन ऑफ इंडिया, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। जो चाइल्डहुड नेम था स्वामी रामकृष्ण परमहंसा, वो गदाधर था। तो 44th का आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में हम पढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद स्वराजा वॉज स्टैब्लिश इन 1867 एट कर्नाटका। 45th का जो आंसर है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करते हैं। दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चंबा की अपनी करेंसी होती थी एंशियंट टाइम से, जिसको हम चकली बोलते थे। राजा ललित वर्मा थे चंबा के, जहां पर उन्होंने दो टेम्पल्स को बनाया, चंद्रगुप्ता और कमलेश्वर इन चंबा। 46 का जो आंसर है वो है आपका सी, कि पहली स्टेटमेंट तो ठीक है बट सेकंड स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे हम चलते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर आपको क्या बताना है, इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड इवेंट्स को आपको तैयार करना है। 47 का आंसर होगा बी, कि पहले फॉर्मेशन हुई ईस्ट एशियन एसोसिएशन लंदन में, फिर आपका साइंटिफिक सोसाइटी बिहार में बनी, फिर सत्यशोधक समाज बना, और फिर इंडियन लीग ऑफ कैलकाटा तैयार होती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 48 था आपका, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्री कांग्रेस एसोसिएशन के बारे में बताना है। तो 48 आंसर में जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्री कांग्रेस एसोसिएशन में सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, पूर्ण पूर्ण सार्वजनिक सभा थी, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आई निकल के। 49 स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ सुकेत स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। 49th का जो आंसर है दैट इज बी, यानी कि उग्रसेन थे, फिर रुद्रसेन थे, फिर भीमसेन थे, फिर लक्ष्मण सेन थे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50th पर अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 50th का जो आंसर है दैट इज 3 एंड 4 बिल्कुल ठीक है। बदरुद्दीन त्याबजी पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने प्रेसिडेंट जो बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एंड फोर्थ इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इंडियन नेशनल, आपके थर्ड रन टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट करा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें कि आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें कि आपको करेक्ट आंसर बताना है। 51 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि 3 एंड 4 बिल्कुल आपके क्या है, करेक्ट है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, बट जो लैंड एक्ट चार्टर था 1853 का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस डेफिनेटली रिवोल्ट को नहीं सपोर्ट करते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। 52nd क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो 52nd में पहली स्टेटमेंट थी, फर्स्ट सिंह सभा वॉज फाउंडेड इन 1873 एट अमृतसर, बिल्कुल सही है। ज्ञान सिंह वॉज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिंह सभा, गलत है। ठाकुर सिंह बसंतवाला वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी, गलत है। खालसा कॉलेज अमृतसर वॉज एस्टैब्लिश इन 18 ईयर 1892, वे बिल्कुल ठीक है, यानी सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें गवर्नर और मेजर इवेंट्स के बारे में पूछा है, जो कि हर पीसेस का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। 53rd क्वेश्चन में आपको गवर्नर और मेजर इवेंट्स के बारे में जो पूछा है, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल डी है। यानी कि जो लॉर्ड लैंसडाउन थे, उनके टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे कूका मूवमेंट इन पंजाब हुई। लॉर्ड डफरिन के टाइम पर थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई। जॉन लॉरेंस के टाइम पर कोर्ट्स को स्टैब्लिश करा गया था, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 54th पे हम चलते हैं। तो 54th क्वेश्चन क्या है, इसमें एसोसिएशन पार्टीज दी हुई हैं और फॉर्मेशन ईयर पूछा है।
पंजाब रियासती प्रजामंडल, आदिवासी महासभा, डिप्रेस क्लास, ये सारा कुछ। 54th का आंसर ए होना था कि जो पंजाब रियासती प्रजामंडल है वो 1928 में आया। ठीक है। इसके अलावा आदिवासी महासभा 1938 का पार्ट है। डिप्रेस क्लास मिशन 1906 है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आपका 1936 में आई। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें आपको न्यूज़पेपर और पब्लिशिंग ईयर के बारे में दे रखा है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखो जी, अमृत बाजार पत्रिका कब आई? तो आपको इसमें आंसर 55 का मैं आपको बता दूं, पहले इसका ए ऑप्शन होना है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। अमृत बाजार पत्रिका 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन जो आई वो 1872 में आई, बॉम्बे क्रॉनिकल 1913 में आया, भरत चरित 1978 का पार्ट है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 56 पे हम चलते हैं, जिसमें पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों इंडिया के कौन से स्टेट में पॉपुलर है उसके बारे में। 56 का जो आंसर है ए उड़ीसा। ए उड़ीसा जो इसका है वो पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पार्ट है। ठीक है ना, तो पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका पार्ट है। इस पे चलते हैं। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57 पे हम चलते हैं। 57 में क्या है? शीशगर्स आर द स्किल्ड वर्कर्स ऑफ, ये आपको फॉलोइंग इंडस्ट्री दी हुई है। 57 का आंसर है बी, ग्लास इंडस्ट्री। शीशगर्स क्या है? शीशगर नाम से ही समझ में आ रहा है, शीशे से रिलेटेड, ग्लास इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी, जिसमें पूछा है लियोन्स इज अ मेजर इंडस्ट्रियल टाउन कहाँ पर है? तो 58 का आंसर बहुत आसान था, फ्रांस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें कि आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एस्क्यूरियल इज अ फेमस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ब्रांडनबर्ग गेट इज अ फेमस स्ट्रक्चर ऑफ जेरूसलेम। 59th का आंसर बी होगा गाइस, कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 60th पर हम चलते हैं, जिसमें रिवर के बारे में पूछा है। एक आध पता है ना आपको, एक आध रिवर कोई ना कोई जरूर आती है, एंड इस बारी पेपर में आ गई, बट सारी रिवर के बारे में। क्वेश्चन 60th का जो आंसर है दैट इज डी। पहला इसका स्मॉल ट्रिब्यूटरी टोन्स रिवर गलत है, पर सारी रिवर नियर खारा पत्थर शिमला डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 61 जिसमें की स्टेटमेंट दी गई है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है 12 सिगरी ग्लेशियर पहले सर्वे किया गया था बाय वॉकर एंड पॉस्को इन 1906। सेकंड कहता है 12 सिगरी लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 61 का आंसर है ए स्टेटमेंट, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 62 में आपको फॉलोइंग जो आपके इंडिया के जो स्टेट हैं उसमें हाईएस्ट से लोवेस्ट फ्लड प्रोन एरियाज के बारे में बताना था। 62 का आंसर होगा आपका गाइस बी, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्लड प्रोन एरिया बोला गया। सॉरी, उत्तर प्रदेश, आई एम सो सॉरी, राजस्थान सबसे लोवेस्ट है। फर्स्ट इज योर उत्तर प्रदेश, देन बिहार, एंड देन पंजाब, एंड देन राजस्थान। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें आपको कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स के बारे में इंडिया के नॉर्थ टू साउथ बताना है, अरेंज करना है। 63rd का आंसर होगा इसमें ए। 63rd का आंसर क्या है? ए, यानी पगवाड़ा, एंड देन कटक, गुंटूर, एंड देन तिरुपति। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें यूरोपियन कंट्रीज को आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, करेक्ट आंसर्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो 64th का जो आंसर है वो है ए, यानी कि यूक्रेन सबसे पहले ईस्ट की तरफ पड़ेगा, फिर योर पोलैंड, एंड देन जर्मनी, एंड देन बेल्जियम। 65th देखो, आपको मैप भी आने चाहिए, यानी कि 65th में आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अच्छी जानकारी जरूर होनी चाहिए। 65th का आंसर डी है। कैसे? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व गलत है, ये भी। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एमपी में है, बिल्कुल सही बात है। भद्रक मैंग्रोव उड़ीसा में है, सही बात है। गल्फ ऑफ कच्छ लार्जेस्ट मैंग्रोव इंडिया का नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव है। ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 66 पे हम चलते हैं।
कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट सारी की सारी दी गई है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट आपको मेंशन की गई है, आपको इस पे बात करनी है। 66 का जो आंसर है वो है 1 एंड 2 कि तेल्स इज अ राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ महानदी। नेक्स्ट इज डेल्टा ऑफ गोदावरी रिवर इज अ लोबेट टाइप, बिल्कुल ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में हम चलते हैं। 67 का आंसर होएगा सी, दैट इज एसेक्स सिटी इज फेमस फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स, एबेदन सिटीज फॉर ऑयल रिफाइनरी, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों गलत है। तो आपको सिटीज किस चीज के लिए फेमस है, ये भी वाला पार्ट जरूर प्रिपेयर आगे से करना है ताकि ये क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 68 पे हम चलते हैं। आपको एक तरफ ग्लेशियर दिया हुआ है, एक तरफ आपको रेंज और रीजन दे रखा है। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनाव करना है। देखो 68 का जो आंसर है ना गाइस वो है सी, यानी बालतोरो कराकोरम में है ये रेंज, सोनापानी पीरपांजल में है, मिलम जो है वो कुमाऊं गढ़वाल में है, जेमू जो है वो कंचनजंगा एवरग्रीन फॉरेस्ट में है। मूव टू दी नेक्स्ट है कंचनजंगा एवरेस्ट, ठीक है। 69 पे चलते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर एरिया 2021 वाला पूछा गया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट, ओपन फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट एरिया। 69 का आंसर इज ए। कैसे है, देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट अबव 70% वो इतने हैं, 3163 है। मॉडरेट का पूछोगे तो ये देखो बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर आपको सच में नंबर्स याद है देन ओनली यू कैन गेस दिस आंसर, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। अगर इतना ज्यादा याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नंबर्स बड़े याद रहते हैं तो फिर तो आप चक दे फट्टे करोगे यहाँ पर भी। फिर आपके सामने सिटी है, रिवर है, आपको मैच करना था क्वेश्चन नंबर 70 में। 70 का सही आंसर है ए, यानी बिल्कुल वार्सा विस्टुला में है, लिस्बन जो है वो टारगस रिवर यहाँ पर है, हैम्बर्ग में एल्बे है, ब्रिस्टॉल में एवॉन रिवर है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। बुलक कार्ट इकोनॉमी के बारे में, हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी एज बुलक कार्ट इकोनॉमी। तो 71 का आंसर है लिलॉयड एंड सुसेन रुडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर पॉलिटी सेक्शन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइज हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 72 का आंसर होना था 91st। क्लास 11 की किताब है, उसी में ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, उसमें अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आराम से जवाब दे पाओगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 73। Who among the following was not a member of the Advisory Council for Himachal Pradesh, which was constituted on September 30th, 1948? 73rd का आंसर होगा डी, सत्यादेव बसूरी जो है वो इसका पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 में आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट में से अप्रोप्रिएट आंसर को बताना है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है कि देखो फिनेंस मिनिस्टर इज अ वेरी फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये कौन डिसाइड करता है 74 में बताओ, ये डिसाइड आपका करता है अ स्पीकर, तो गलत है। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है इंडियन सिस्टम डायरेक्टली वाज इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नो नो नो, तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल काटा मार देना था और बढ़ जाना था आगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 75 पे हम चलते हैं, जिसमें आपके सामने दो स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर स्टार्टेड वैकॉम सत्याग्रह 1924 फॉर टेम्पल री एंट्री ऑफ अनटचेबल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है ज्योतिबा फुले वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिपब्लिकन पार्टी, तो इसका आंसर डी है, ये ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वैकॉम सत्याग्रह नहीं स्टार्ट किया था। यू शुड गिव मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, हु स्टार्टेड वैकम सत्याग्रह। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा गया है। 76 का आंसर में दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, स्टेटमेंट 1 कहती है 1949 में पंजाब विलेज पंचायत एक्ट जो 1939 का था वो इन्फोर्स करा गया और 132 पंचायत वर एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ 1956 ऐसा होगा कि 466 ग्राम पंचायत होंगी और 25 आपकी 26 आपकी तहसील पंचायत थी, ठीक है। तो बिल्कुल देखो फैक्चुअल बेस और आपका कह सकते हो स्टैटिक पोर्शन से लिया गया क्वेश्चन था। अगेन एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 जो आरटीआई
एक्ट जो है उसके बारे में बात करेगा कि कौन सी स्टेटमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सही है। तो 77th में आपके सामने चारों स्टेटमेंट है। इसका बी आंसर ठीक है कि ये 12 अक्टूबर 2005 को आया। इसको ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को रिपील कर बना था। इसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस कर दिया था। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये प्रोटेक्ट नहीं करता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल। ये गलत स्टेटमेंट है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं हम। इसमें बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Baba Kansiram was a great freedom fighter of Himachal Pradesh. He was influenced by Gadar party. He took it to wear black clothes till India gets independence. He was given the name of Pahadi Gandhi by Sarojini Naidu. 78 का आंसर सी है बिल्कुल। ये पहाड़ी गांधी वाला स्टेटमेंट गलत है। ये गदर पार्टी वाला गलत है। बाबा कांसीराम वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने ये भी कसम खाई थी कि मैं काले कपड़े पहनूंगा जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो जाता। ये सही स्टेटमेंट है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें अगेन आपका क्वेश्चन है हिमाचल के पॉलिटी से। क्या पूछ रहा है कि मंडी ऐसा पहला हिल शिमला का हिल स्टेट है जिसमें पंचायती राज एक्ट पास हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट लाला लाजपत राय जी ने कभी उससे पहले मंडी में विजिट नहीं किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कभी हिमाचल प्रदेश में शुरू ही नहीं हुई। और जो राजकुमारी अमृत कौर थी फ्रॉम शिमला, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को कंडक्ट किया था। 79th में आंसर डी है, यानी फोर्थ भी ठीक है और फर्स्ट ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो 80th का जो आंसर है वो ए है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और साथ ही साथ आपका ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट गलत था। ये ठीक है, 7th शेड्यूल वाला पार्ट ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 80, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो अगेन जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। 81st का जो आंसर है वो है सी। 1 और 4 स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सारी गलत हैं। 82 क्वेश्चन में अगेन इन दी जो भी पॉलिटी से निकल कर आया है, 82 का जो है वो सी होगा, ऑप्शन 1 और 4 कि देर इज नो मेंशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंट, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। बीच के स्टेटमेंट्स गलत थे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83 पे हम चलते हैं, जिसमें अगेन रिट्स के बारे में आया है, जो फेवरेट क्वेश्चन है ना। 83 में रिट वाले क्वेश्चन में आंसर होना है सी। हैबिस कॉर्पस का रिट कब लगता है? टू प्रोड्यूस अ पर्सन, ठीक है। मैंडमस का रिट जो लगता है वो रिस्ट्रिक्टिंग ऑफिशियल टू एक्ट। सर्टियोरी का लगता है री एग्जामिनिंग लोकल कोर्ट रिकॉर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। क्यों वारंटो में है एक्सरसाइजिंग पावर अंडर विच अथॉरिटी, ठीक है। तो ना ही आपका क्वेश्चन नंबर अगेन नेशनल कमीशंस के रिलेटेड ही आया है। इसमें आपको कमीशंस और उनकी इस्टेब्लिशमेंट का ईयर पता होगा तो ये सॉल्व कर लोगे। 84 का जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज ए, कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो 1992 में आया। एनएचआरसी आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में आया। काका केलकर कमीशन आपकी 1953 में आई। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 का कमीशन है जो कि बैठाया गया था। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 85th क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिसमें कि अगेन जो क्वेश्चन है वो नेम ऑफ द मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडी डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया है। तो जिनको भी हिमाचल का पता होगा वो क्वेश्चन नंबर 85th को सॉल्व कर लेंगे। इसमें ए होना था आंसर, कि जो गौरी प्रसाद थे वो रिवालसर से हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी। करम सिंह जो ठाकुर है वो महादेव है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बेसर राम जो है वो आपका जोगीनगर नगर है। रतन सिंह जो है वो कारसोक से है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं, जिसमें कि पूछा है टिल व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 86 का आंसर होना है दिसंबर 2028 तक गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर इफ। किसी एक्स कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? 87th का आंसर है यहाँ पर सी, देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, जब अगर एक्स में होगी तो होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कि आपको एमपीसीई का डेटा दे रखा है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का, और दो स्टेटमेंट आपको इससे रिलेटेड पूछी गई हैं।
फिर पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर क्या है, स्टेटमेंट ए, स्टेट बी, स्टेट दोनों दे रखे हैं। इसका जो आंसर है गाइस 88 क्वेश्चन का, दैट इज योर डी। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, हेड काउंट रेशो, और स्टेटमेंट 2 पॉवर्टी गैप रेशो। अब देखो इन दोनों ही पार्ट में आप ये नोटिस करोगे कि आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए था। इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि हेड काउंट रेशो क्या होती है और पॉवर्टी गैप रेशो क्या होती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 89। 89 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होना था सी। 89 का आंसर क्या होना था, सी। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये जो ट्रिकल डाउन वाला पार्ट है, सेज दैट लेट बिजनेस फ्लरिश सिंस देयर प्रॉफिट्स अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन टू लोअर इनकम इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नाउ मोस्ट आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90th। 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो आप ध्यान से सुने। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि एज ऑफ दिसंबर 2023 अराउंड 1.3 करोड़ कैंडिडेट्स हैव बीन रिसीविंग ट्रेनिंग अंडर प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, सॉरी किसान आपका विकास योजना, एंड आउट ऑफ दिस कैंडिडेट अराउंड 60 लाख इंडिविजुअल्स हैव बीन प्लेस्ड। तो 90th का आंसर होना था सी। पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत था। 91st स्टेटमेंट में भी आपको, 91st क्वेश्चन में भी आपको दो तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ ई वे बिल जनरेशन इन इंडिया कॉन्टिन्यूज टू ग्रो स्टेटली। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि रेल फ्रेट ट्रैफिक एंड पोर्ट कार्गो ट्रैफिक आर ग्रोइंग एट अ वेरी हेल्दी पेस। तो 91st का आंसर आपके दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। इसमें क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ देयर स्टार्टिंग ईयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ईयर। तो 92 का क्या होगा, ए। यानी पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्टार्ट हुई, फिर रूरल हेल्थ मिशन वाला पार्ट आया, फिर नेशनल हेल्थ मिशन आया, फिर नेशनल अर्बन वाला आया। 93rd क्वेश्चन आपका है स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा। पूछा है जी करेक्ट ऑर्डर बताओ स्कीम्स का, अगर आपको ईयर याद होगा तो कर लोगे। तो 93 का आंसर होना था बी। यानी कि सबसे पहले नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम आई, फिर स्वास्थ्य बीमा योजना आई, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना आई, फिर लास्ट में समृद्धि योजना आई, सुकन्या समृद्धि योजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94th क्वेश्चन, जिसमें ना आपको बताना है मोर्टेलिटी रेट कैसे कैसे डिक्लाइन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर में 94th में जो आंसर होगा वो ए होगा, कि 1 और 4 जो है वो बिल्कुल बता रहा है कि मोर्टेलिटी डिक्लाइन होने के ईयर्स बाई ईयर्स ये रीजंस रहे हैं, कि जो कंट्रोल आ गया ना पैंडेमिक, कॉलरा स्मॉल पॉक्स से हमें निजात मिला, हमारा सैनिटेशन हाइजीन बेटर हुआ, इसलिए। 95th क्वेश्चन अगेन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 95th का जो आंसर है वो बी है। 2 एंड 3 स्टेटमेंट इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। और देखो एज इट इज अगर आप बजट छाप के गए थे अपने दिमाग में तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे हम चलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो तरह की लिस्ट दी हुई है। तो 96 का आंसर जो है वो सी है। संदीप शास्त्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया मिथ और रियलिटी, कल्पना श्रीवास्तव, योर दिस डेमोग्राफिक, सॉरी ये डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड इम्पैक्ट आना था। कल्पना श्रीवास्तव डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड हेल्थ स्टेटस, एंड नीथा जेंडर डेमोग्राफिक, मृदुल एपन का जो आना है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड मिथ एंड रियलिटी आना है। तो नाम पता होने चाहिए किताबों का उसी हिसाब से। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि हर पेपर में पूछ ही लेते हैं ये लोग और कमेटीज के बारे में। 97th का ए होना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है कि सबसे पहले अलग कमेटी आई, फिर लखड़वाला, फिर योर या तेंदुलकर एंड देन रंगराजन कमेटी। 98th क्वेश्चन में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना था, एचडीआई से रिलेटेड अलग अलग इंडेक्स बेसिकली जो है आपके। तो 98th का जो आंसर है वो सी है। इसमें प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल में लगा दिया कि जो टर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहले क्वाइंड हुई, भूटान के किंग होते थे जिग्मे सिंगे वांगचुक, उन्होंने करा। फिर उसके बाद इस पे डेवलपमेंट यह हुई कि मॉरिस जो डी मॉरिस थे उन्होंने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकाला। फिर महबूब उल हक थे, उन्होंने एचडीआई को इमर्ज करा, प्रिपेयर करा। फिर थर्ड था एकिरन फोस्टर, उन्होंने एमपीआई को डेवलप करा। Now the next question is question number 99. Second last question is related to SDG goal 2030। तो SDG goal तो पढ़ोगे ही आप। तो 99th का जो आंसर है दैट इज ए, कि SDG 2 आपका रिलेटेड टू जीरो हंगर है, SDG 5 आपका जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है,
SDG 8 है जो वो डिसेंट वर्क से रिलेटेड है। SDG 10 जो है वो रिड्यूस इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज रिलेटेड टू द आपके इकोनॉमी सेक्शन से लिया गया है। आपको पता होने चाहिए क्रॉनिक पुअर क्या होता है, चर्निंग पुअर क्या होता है, नॉन पुअर क्या होता है, ओकेजनली पुअर क्या होता है। 100 का आंसर इज बी, कि क्रॉनिक पुअर का मतलब है बिलो द पॉवर्टी लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम। चर्निंग पुअर का मतलब है रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी। उसके बाद नॉन पुअर का मतलब है ऑलवेज अबव द पॉवर्टी लाइन। एंड देन लास्ट इज ओकेजनली पुअर का मतलब है रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट सम टाइम आउट ऑफ द बिजनेस फ्लक्चुएशन बिकम्स पुअर। तो गाइज आपने आंसर्स सारे चेक कर लो, ऑफिशियल आंसर की से मैंने आपको सारे आंसर्स दिए हैं। होपफुली आप ज़रूर इसमें पास करो, मेरी पूरी विशेस हैं। अपने अपने स्कोर्स बताओ कमेंट सेक्शन में कि हिमाचल के पेपर में आपके स्कोर कितना आया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।